आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है सुधा अरोड़ा जी द्वारा लिखित कहानी कांसे का गिलास। पूरे रसोई घर में फैली कांच की किरचें साफ की जा चुकी थीं, पर वह थी कि बुक्का फाड़ कर रोए जा रही थी। वह यानी चिल्की, 6 साल की चिल्की, मेरी पोती। बस अब चुप, बहुत हो गया। काफ़ी देर प्यार से समझा चुकने के बाद मैंने अपने स्वर में आए डांट डपट के भाव को बेरोक टोक उस तक पहुंचने दिया। पहले शोभा दाई को डांटो, उसने मेरा गिलास क्यों तोड़ा? रसोई में काम करती शोभा तक ले चलने के लिए वो मेरा हाथ पकड़कर खींचने लगी। पहले तो तेरे पापा को न डांटूं, जिसने इतना महंगा गिलास तुझे ला कर दिया। मैंने उसके पापा और अपने बेटे निखिल के प्रति अपनी नाराज़गी जताई। उसकी रुलाई एकाएक और तीखी होकर कानों को अखरने लगी। उफ, अब क्या हो गया? मेरा धीरज जवाब दे रहा था। पापा ने नहीं। वह सुबकने लगी, सुबकती रही, फिर धीरे से बोली, यह ममा ने लाकर दिया था। ममा यानी नेहा, मेरी बहू। मैं सकते में आ गई। वह जिसके नाम से हम सब अपना पल्ला बचाकर चलते थे, जैसे वह अछूत हो, इसी तरह जब तब हमारे ठहरे हुए संसार को तहस नहस करने चली आती थी। नेहा को इस घर से गए 1 साल हो आया था, पर चिल्की उसे भूलती नहीं थी। कभी लाल हेयर क्लिप, कभी जयपुरी जूतियाँ, कभी टपरवेयर का टिफ़िन बॉक्स, कभी डोनाल्ड डक की मूठ वाली छतरी, कभी बालों पर टंगा सनग्लास। चिल्की के सामने किसी न किसी बहाने से उसकी प्यारी ममा आकर ठहर जाती और हमारे हुश हुश करने के बावजूद ओझल होने का नाम नहीं लेती। अब चिल्की पर नाराज़ होना संभव नहीं था। उसका ध्यान गिलास से हटाना अब दूसरे नंबर पर चला गया था। सुबकती हुई चिल्की को मैंने अपनी बाहों की ओट में ले लिया। चिल्की मेरे करीब सिमट आई और बड़ों की तरह रुलाई रोकने की कोशिश में उसकी हिचकियां तेज हो गईं। सुन बेटा, एक कहानी सुनाओ तुझे, सुनेगी? चिल्की को बहलाने का अमोघ अस्त्र था यह। पहले मेरा वह सुंदर वाला ब्लू ग्लास। चिल्की गिलास से हटने को तैयार नहीं थी। एकाएक कांच का गिलास दोबारा टूटा और उसकी जगह एक चमकते हुए कांसे के गिलास ने ले ली। सकरी पेदी चौड़े मुंह वाला एक लंबा सा कांसे के गिलास। गिलास न हो, फूलदान हो जैसे। अरे बेटा, गिलास की ही कहानी तो सुना रही हूँ तुझे, सुनेगी नहीं रानी बेटी? बोलो। उसने जैसे मुझ पर एहसान किया, सिर हिलाकर हामी भर दी। तब मैं तेरी ही तरह 6 साल की थी, इतनी छोटी, चिल्की जैसी। छूट। बस इसकी तोड़ती बोली, आप इतने छोटे कैसे हो सकते हो? तो क्या मैं 50 साल की ही पैदा हुई थी, इतनी बड़ी? अच्छा चल, मैं 6 की नहीं 16 साल की थी, ठीक? मैं ठहाका मारकर हंस दी। मैं अपने बचपन में पहुंच गई, जहाँ निवाड़ वाली मंजियों के बीच खड़िया से आंगन में इक्का दुक्का आंक कर मैं स्टापू अर्थात टप्पे वाला खेल खेलती थी। मुझे हंसी आ गई। वह मेरी पीठ पर धपाधप धौल जमाने लगी। हंसो मत, कहानी सुनाओ। वह होठों को एक कोने पर जरा सा खींचकर मुस्कराई, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। उसके चेहरे पर नेहा दिखाई देने लगी। हाँ, तो मैं छोटी थी, चिल्की जितनी नहीं, थोड़ी बड़ी। घर में मैं थी, मेरे ढेर सारे बड़े भाई बहन थे, माँ और बाऊजी भी थे। बाऊजी की माँ भी थी, यानी मेरी दादी। बहुत बहुत बूढ़ी थी वो। पता है कितने साल की? कितने? 90 से ऊपर। 90 से ऊपर मतलब अबव 90। बहुत ही गोरी चिट्टी, लंबी ऊंची, सेहतमंद, पठानों जैसी। गोरी इतनी कि उंगली पर गाल रखो तो लाली दबकर फैल जाए, पर थी बिल्कुल सीख सलाई। चलती थी ऐसे जैसे हवा में सूखा पत्ता उड़ता है। चलती क्या थी, दौड़ती थी जैसे पैरों में स्प्रिंग फिट किए हों। ये तो आप मेरी बात कर रहे हो? नहीं सुननी मुझे कहानी। लो, मेरी तो याददाश्त ही कमज़ोर होती जा रही है। हाँ, साल भर की चिल्की ने भी जब चलना सीखा तो चलती नहीं, दौड़ती थी। हम उसे बताते थे कि चिल्की, तेरे पैरों में किसी ने स्प्रिंग फिट कर दिए हैं। हाँ, तो बुढ़ापे में आदमी बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है। हम उन्हें कहते, दादी सोटी लेकर चलो, नहीं तो गिर जाओगी।
पर वो कहाँ सुनने वाली। सोटी लेकर चले तेरी सास, सोटी लेकर चले तेरे दुश्मन, मुझे सोटी की लोड़ अर्थात ज़रूरत नहीं। उन्हें सोटी लेकर चलने में शर्म आती थी। था तो इतना लंबा कद, पर पीठ झुकी हुई नहीं थी, सीधी चलती थी। चलती क्या थी, उड़ती थी, किसी की बात सुनती नहीं थी। फिर क्या होना था? हाँ, गिर गई। चिल्की की आंखों में कौतूहल था। हाँ, गिरना तो था ना, बच्चे भी बात नहीं मानते तो चोट तो लगती है ना। चिल्की ने सिर हिलाया। मैंने भी मम्मा की बात नहीं मानी थी, तो ये देखो। चिल्की के जहन में अब भी जख्म ताज़ा थे। उसने अपनी बाईं आंख बंद कर पलक पर उंगली गड़ा दी। आंख के ऊपर भौहों से लगे हुए 6 टाँकों के निशान उभर आए थे। हाँ, उस दिन निखिल के ऑफिस से घर में नया फर्नीचर आया था। फर्नीचर जो उसके ऑफिस के लिए पुराना हो चुका था और वहाँ के कर्मचारियों को औने पौने भाव में बेचा जा रहा था। निखिल ने सोफ़ा, दीवान और बीच की मेज़ खरीद ली थी। बर्मा टीक की बड़ी खूबसूरत मेज़ थी। चिल्की ने ज्यों ही नया सोफ़ा देखा, लगी उस पर कूदने। नेहा चिल्लाती रही कि मेज़ के कोने नुकीले हैं, उन्हें गोल करवाना है, कूद मत नहीं तो लगेगा आँख पे। उसने 3 बार टोका और तीनों बार चिल्की और तेज से सोफे के डंलप पर कूदी। बस पैर जरा सा मुड़ा और सीधे जा गिरी मेज़ के कोने पर। चिल्की की बाईं आंख लहूलुहान, कमरे में खून ही खून। नेहा ने देखा और लगी चीखने। कहा था ना, सुनती है ही नहीं। सब उठाकर उसको दौड़े अस्पताल। 6 टाँके लगे। वो मेज़ उठाकर परछत्ती पर रखवा दिया। अब वही रहेगा जब तक यह बड़ी नहीं हो जाती। निखिल बड़बड़ाता रहा, नेहा उसे कोसती रही। अपने दफ्तर का या कूड़ा कचरा उठाकर घर लाने की ज़रूरत क्या थी? ज़मीन पर गद्दे और गांव तकिए थे तो सोफे के बगैर भी घर कितना खुला खुला लगता था। अब कमरे में चलना मुहाल हो गया है। कहीं कुछ सस्ता देखा नहीं कि उठाकर घर में डाल दो, घर न हुआ स्टोर रूम हो गया। चिल्की तो उस दिन के बाद से कुछ संभल कर चलने लगी। फिर कभी उसे टाँके नहीं लगे, पर दादी तो एक बार गिरी तो फिर नहीं उठी। कूल्हे की हड्डी चटक गई थी। 1.5 महीने टांग पर वजन बंधा रहा। हड्डी की तरेड़ तो ठीक हो गई, पर जब तक हड्डी जुड़ती, टांगें बिस्तर पर पड़े पड़े सूख गईं। अब टांगों ने उनका वजन उठाने से इनकार कर दिया था। फिर क्या? बड़ी मुसीबत। हमेशा उड़ती फिरती दादी बिस्तर से जा लगी। ऊपर से उनकी जिद कि अब तो वज़न उतर गया है, अब बिस्तर पर उनको पाट नहीं चाहिए। उनके लिए शहर से कुर्सी मंगवाई गई, एक पॉट वाली, एक पहिए वाली, जिस पर बिठाकर उन्हें दिन में एक बार अपने अमरूद और सीताफल के पेड़ के पास जाना ही था। किस अमरूद को थैली लगानी है, कौन सा सीताफल पक गया है, कौन सा अमरूद बंदर आधा खा गया है, सबकी खोज खबर रखती थी वह। कौन चाची काकी कितने दिनों से हालचाल पूछने नहीं आई, कौन आकर बार बार उनसे उनकी उम्र पूछता है। कितने साल की थी वह? उन्हें अपनी ठीक ठीक उम्र कहाँ मालूम थी। वह तो ऐसे बताती थी, जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी तो उन्होंने नाड़े वाली शलवार पहनना शुरू किया था। पर कोई उनसे कहता कि झाई जी आप तो 90 टाप गए हो तो उन्हें बड़ा बुरा लगता। कहती नहीं, अभी 3 महीने बाकी हैं। मैं 90 की हुई नहीं और मुझे सब 90 की बताते हैं, और हो भी गई तो क्या, 90 के ऊपर आदमी जीना बंद कर देता है क्या? कोई उम्र पूछता तो चिढ़ जाती। एक बार तो एक रिश्तेदार से भिड़ गई। उन्होंने उम्र पूछी तो बहुत धीरे से उससे कहती हैं, पहले तू बता, तू कितने साल का है? उसे सुनाई नहीं दिया। उसने कहा, क्या पूछा आपने? तो कहती हैं, अब तू मुझसे इतने ही आहिस्ते से पूछ, मैं तुझसे अच्छा सुन लेती हूँ। बिना चश्मा लगाए जपू जी साहिब का पाठ कर लेती हूँ। फिर तू 70 का हुआ तो क्या, मैं 90 की दहलीज पर पहुँची तो क्या? लोग जब खुद ऊंचा सुनने लगते हैं तो उन्हें सारी दुनिया बहरी दिखाई देती है। चिल्की ने हंसना शुरू किया। आपकी दादी बहुत जोक मारती थी, है ना? हाँ, बड़ी जिंदा दिल थी वह। अपनी सेहत का इतना ख्याल रखती थी कि पूछ मत। शाम की चाय के साथ कुछ नमकीन खाती, जैसे चिवड़ा या निमकी या आगरे का दाल मोठ। दाल मोठ उनको बहुत पसंद था। तो क्या करती, हथेलियों पर तो तेल लगाए लगता,
उसको सबकी नज़रें बचाकर हाथों और पैरों में रगड़ लेती। एक बार हम बच्चों ने उन्हें ऐसा करते देख लिया। छी 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 छी, हमने कहा। दादी, ये मिर्च मसाले वाला तेल रगड़ते हो, गंदा नहीं लगता? जलन नहीं होती? उन्होंने हम बच्चों को पास बिठाया। बोली, हम कौन उठकर हाथ धोए? इस तरह एक पन दो काज हो जाते हैं। वह कैसे झाई जी? हम पूछते तो कहती, देखो ये जो हमारे हाथों पैरों में रोए हैं ना, ये छोटे छोटे रोए, ये हमारे शरीर के दिए हैं, दीपक हैं। जैसे दियों को जलने के लिए तेल की ज़रूरत होती है ना, वैसे ही इन्हें जलाए रखना है तो इनमें तेल डालना पड़ेगा, तभी तो ये गर्म रहते हैं, खुश हो जाते हैं। देखो, ये चहक गए ना। जब ये दिए बुझ जाते हैं तो शरीर ठंडा हो जाता है और बंदा सफ़र पर निकल जाता है। सफ़र पर यानी उनका मतलब था कि मर जाता है। हमने कहा, पर ये नमकीन तेल क्यों लगाते हो? नहाते समय तेल की मालिश किया करो। तो कहती थी, वो तो मैं तेरी माँ से छुपा कर करती हूँ। कड़वे तेल की शीशी रख छोड़ी है गुसल खाने में, माँ मना करती हैं क्या? हम पूछते तो कहती, नहीं, मजाल उसकी जो मुझे मना करे। पर देखेगी तो सोचेगी नहीं, बुड्ढी के पैर कब्र में लटके हैं और शरीर के मल्हार हो रहे हैं। मामा भी मुझे हर संडे को तेल की मालिश करके नहलाती थी। मामा को तो मसाज वाली आंटी आकर मसाज करती थी। मामा तो पूरी नंगू हो जाती थी। चिल्की हंसने लगी। मैंने लंबी सांस भरी। इस लड़की ने कैसी याददाश्त पाई है, नहीं तो बच्चे कहाँ इतना याद रखते हैं। 4-5 साल की उम्र होती ही क्या है। माँ की कितनी कितनी तस्वीरें इसके जहन में अक्स हैं। एकाएक चिल्की का चेहरा बुझ गया। मामा अब कभी मिलने नहीं आएगी दादी? चिल्की का स्वर रुआंसा हो गया। चिल्की को इतनी देर तक कहानी सुना कर बहलाना फुसलाना बेकार गया था। आएगी क्यों नहीं, आएगी ना। कब? चिल्की की आंखों की नमी पर आंखें टिका पाना मुश्किल था। अब तो फ़ोन भी नहीं करती। हाँ, पहले कर लिया करती थी, 10-15 दिन में एक बार। उस दिन निखिल ने ही डांट दिया। यहाँ से जाते समय नहीं सोचा, उसे बार बार अपनी याद दिलाने से फ़ायदा। अगर तुम में ज़रा भी बेटी के लिए माया ममता बची रह गई है तो वह तुम्हें भूल सके, इसमें हमारी मदद करो। 7 समंदर पार से अपनी आवाज़ सुना सुना कर उससे हलकान मत करो। निखिल की आवाज़ में कड़वाहट थी और नेहा को कड़वाहट पसंद नहीं थी। उसने फ़ोन पटक दिया। उसके बाद फिर कभी ब्लैंक कॉल तक नहीं आया। समय के साथ साथ रिश्ते धुंधलाने की कोशिश में थे। अच्छा, वह गिलास की बात तो रही गई चिल्कू। अरे हाँ, चिल्की मेरे झांसे में आकर वापस चहक उठी। वह गिलास की कहानी तो आपने सुनाई ही नहीं। वह गिलास तो दादी का था ना बेटा, इसलिए तुझे पहले दादी की बात तो सुनानी थी ना। नहीं नहीं, अब आप गिलास की कहानी सुनाओ। हाँ, तो तेरी दादी के पास एक गिलास था, कांसे का गिलास। कांसा क्या होता है दादी? मैंने आसपास नज़र दौड़ाई। कोने में एक फूलदान था कांसे का। देख, ऐसा होता है कांसा, इसके गिलास भी बनते हैं। वह गिर जाए तो टूटता नहीं। चिल्की की आंखों में लुभा लेने वाली मासूमियत थी। हाँ, नहीं टूटता। रिश्तों को इस तरह मत तोड़ो नेहा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। कैरियर बनाने के बहुत सारे मौके आएंगे। निखिल नहीं चाहता तो मत जाओ। साम दाम दंड भेद हर तरह से समझाने की कोशिश की थी मैंने उसे। कम से कम चिल्की के बारे में सोचो, वो माँ के बगैर रह पाएगी? क्यों, बाप के बगैर नहीं रहती क्या? जब निखिल शिप पर चले जाते हैं 6-6 महीने नहीं लौटते। नेहा भड़क गई थी। मैं बड़ी नहीं हुई क्या? मैंने तो माँ को देखा तक नहीं। मेरे पापा और नानी ने ही मुझे बड़ा किया। आप लोग मेरा साथ क्यों नहीं देते? बाद में पता चला कैरियर और जॉब का तो बहाना था। उसकी तह में नेहा और निखिल की आपसी अनबन थी। नेहा गई तो चिल्की को गोद से उतार कर ऐसे रखा जैसे कोई चाबी भरा प्लास्टिक का खिलौना ज़मीन पर धर देता है। बच्चों की छठी इंद्री बहुत तेज़ होती है। गोद से उतरते ही चिल्की ने सिसकियां ले लेकर रोना शुरू कर दिया था। सहसा चिल्की मुझे ज़मीन पर लौटा लाई। दादी, यह तो हमारे घर से आया है ना? क्या क्या आया है तेरे घर से? ये
वह दौड़कर फूलदान के पास जाकर खड़ी हो गई। ये दादी, यह तो हमारे घर में था। मैं भीतर तक हिल गई। कितनी जल्दी दुनियावी चीज़ें बच्चों को भी अपनी चपेट में ले लेती हैं। मैंने अपने को फौरन समेटा। अच्छा हाँ, पर यह घर भी तो तेरा है ना? नहीं है, यह तो पापा का घर है, चिल्की ने फतवा दिया। अच्छा बाबा ठीक है, या पापा का वो तेरा, मेरा कोई घर नहीं। मैंने रोनी सूरत बना ली। नहीं नहीं अच्छी दादी, यह तो आपका घर है, पापा का भी। और उसने मेरे गले में बाहें डाल दी। और मेरा भी। चिल्की अचानक अपनी उम्र से बड़ी हो गई थी और चहक कर अब मुझे झांसा दे रही थी। मैं उसकी समझदारी पर हतप्रभ थी। यह बच्चों की नई पीढ़ी है, हमारे समय से कितनी अलग, व्यवहारिक और डिप्लोमेट। नेहा के जाने के बाद 3-4 महीने घर वहीं बना रहा था। चिल्की को वही घर अच्छा लगता था क्योंकि वहाँ से उसका स्कूल नज़दीक था और जब तब उसकी सहेलियाँ खेलने आ जाती थीं। पर मेरे लिए 2 घरों को चलाना बहुत मुश्किल था और जिस तरह नेहा छोड़ कर गई थी उसके हृदय परिवर्तन की गुंजाइश बहुत कम थी। देर सवेर उस घर को समेटना ही था। निखिल को फिर लंबे दौरे पर जाना था, इसलिए हमने उस घर को समेटने का फैसला लिया। चिल्की को उस घर से आने के लिए राज़ी करना टेढ़ा काम था। उसका कमरा हमने वैसा का वैसा वहाँ से शिफ्ट कर इस घर में हूबहू तैयार कर दिया था। पर चिल्की थी कि न अपना घर भूलती थी, न कमरा, और न उसे जिसने कमरा बड़े मन से बनाया था। पर दादी का भी एक घर था। ठीक, मैंने कहानी के छूटते जाते सिरे को थामा। हाँ, और उनका वह गिलास। चिल्की कहानी सुनने की मुद्रा में फिर बैठ गई। तो दादी उस गिलास में ही सुबह पानी पीती थी, फिर उसमें चाय, फिर नाश्ते के साथ गिलास भर दूध, फिर खाने के साथ पानी, फिर शाम की चाय, फिर क्यों उनके घर में और गिलास नहीं था? चिल्की ने यह सवाल बिल्कुल चिल्की की तरह ही किया। नहीं, गिलास तो बहुत थे बेटा, पर उनको वही गिलास पसंद था। हम सब बच्चे उसको पटियाला गिलास कहते थे। साइज में इतना बड़ा था ना, इसलिए गिलास का खूब मजाक उड़ाते थे। कहते थे दादी, आप गिलास को लेकर ऊपर कैसे जाओगे? ही ही ही। चिल्की खिलखिलाकर हंस दी। फिर क्या बोला आपकी दादी ने? कहने लगी, हट पागल, गिलास वाले तो ऊपर ही हैं, वहाँ गिलास क्या करना ले जाकर? इसे तो यहाँ वालों के लिए छोड़ जाना है, जैसे वह मेरे लिए छोड़ गए थे। हम बच्चे उनसे मजाक करते, पूछते, झाई जी आप मरोगे कब? वह हंसती, तेरे घर पोता होगा तब। उन्हें क्या पता था, मेरे घर पोता नहीं पोती होगी चिल्की जैसी। चिल्की बड़ी बूढ़ियों की तरह दोनों हथेलियों की मुट्ठी बांधे दोनों गालों पर टिकाए बैठी थी। उन्होंने अपने मरने की पूरी तैयारी कर रखी थी। कहती, मेरी ये सोने की चूड़ियाँ मेरी बिट्टो को देना। बिट्टो मेरी बुआ का नाम था। ये कान के बुंदे मेरी पोती को, ये सोने की चेन दूसरी पोती को, ये करधन ये भी बिट्टो को, और ये मेरी आखिरी निशानी ये गिलास, ये भी बिट्टो को। माँ और बाबूजी भी हंसते। सब कुछ तो आपने बहन जी को ही दे दिया, हमारे लिए भी कुछ रखा? तो कहती, अच्छा तो जो चीज़ उसे पसंद ना आए वह तू रख लेना। आपकी बुआ को बहुत प्यार करती थी वह। सब माएँ करती हैं। मैं कहते कहते रुकी, फिर बात पलट दी। हाँ, तो वह हम बच्चों को पास बिठाकर कहती, तुम लोग भगवान को बोलो, अब हमारा दादी से जी भर गया है, अब उसे अपने पास बुला लो। वह अपना बोरिया बिस्तर बांध कर बैठी है, तुम्हारा रास्ता देख रही है। पर दादी आप मरना क्यों चाहती हो? हम बच्चे उनसे पूछते। वह कहती, मेरी दादी कहा करती थी। माय गॉड, उनकी एक और दादी थी? एक और मतलब दादी की दादी नहीं हो सकती। जा, मैं नहीं सुनाती कहानी। अच्छा सॉरी, क्या कहा दादी ने? उनकी दादी कहा करती थी, टुरदा फिरदा लोया, बह गया ते गोया, लम्बा पया ते मोया। इसका क्या मतलब होता है दादी? हाँ, फिर वो मतलब समझाती। चलता फिरता आदमी लोहे जैसा मजबूत होता है, जो वह बैठ गया तो गोबर गणेश, और लेट गया तो मरे बराबर। कहती, मैं तो अब लेट गई, अब उठने की उम्मीद नहीं, तो मरे बराबर होने से मरना बेहतर है ना?
पर उनको और कोई तकलीफ तो थी नहीं, बस टांगें सूख गईं तो खड़े होने से रह गईं। बाकी हाजमा उनका दुरुस्त, बदन पे झुर्रियाँ नहीं, याददाश्त ऐसी कि 50 साल पहले किसके घर क्या खाया वो उनको याद, और खाना बिल्कुल टाइम से खाना। बिना घड़ी देखे बोलती थीं, चाय का वक्त हो गया, अब खाना लगा दो। आंगन में धूप की ढलती परछाई से समय का अंदाज़ा लगा लेती थीं। उनकी नेवाड़ की मंची ज़रा ढीली होने लगती तो कहती, कस दो। कोई आता, झट उकड़ू हो कोहनी के बल आधी उठ जाती। उन्हें मना करते, भाई आप बैठे रहो, क्यों खटाक से उठ जाते हो। कहती, लेटे लेटे मेरी पीठ को गर्मी लगती है, मेरी पीठ हवा मांगती है। पीठ की कोई ज़बान होती है, फिर पीठ मांगती कैसे है। चिल्की हंसने लगी, फिर बोली, पर दादी आप गिलास को क्यों भूल जाते हो बार बार। ओफ, चिल्की गिलास की कहानी के बगैर मुझे छोड़ने वाली नहीं थी। मैं उसे बार बार भुलावे में डालने की कोशिश करती थी, पर वह मेरी उंगली पकड़कर मुझे फिर गिलास तक ले आती थी। हाँ, तो वे उसी गिलास में सुबह से शाम तक की हर पीने वाली चीज़ पीती थी। पानी, चाय, दूध, लस्सी, शरबत, अटरम शटरम सब कुछ उसी कांसे के गिलास में। फिर एक बार क्या हुआ कि गिलास गुम गया। सुबह उठे तो गिलास मिला ही नहीं। मेरी माँ ने उनको स्टील के गिलास में चाय दे दी। वो अपना नियम से उठी, माँ से चिलमची में कुल्ला वुल्ला करवाया, जाप वाप करके वह चाय पीने बैठी। हाथ में गिलास लिया तो देखा दूसरा गिलास। बोली, मैं नहीं पीती ये लश्कारे वाले गिलास में, मुझे मेरा वाला गिलास दो भाई। ही जैसे चिल्की का मेरा वाला गिलास। दादी कोई बच्चा थी। चिल्की को मज़ा आ रहा था। हाँ, बूढ़े बच्चे तो एक जैसे ही होते हैं। अब उन्होंने जैसे जिद ठान ली, चाय पीनी है तो उसी गिलास में। चाय पड़ी पड़ी ठंडी हो गई। पूरा घर छान मारा, कहीं गिलास का आता पता नहीं। ऐसे अलादीन के जिन की तरह गायब हो गया। तो बोलना था। चिल्की ने हाथ लंबा घुमाकर अभिनय के साथ कहा, खुल जा सिम सिम। पर दादी वो गिलास तो टूटता नहीं था ना। टूटता तो नहीं था, पर गुम हो जाता था ना बच्चे। तो हम सब बच्चे लग गए गिलास ढूंढने में। ऊपर से नीचे सारा घर खंगाल मारा, कहीं भी गिलास नहीं। उनको खाना दिया। मेरी माँ ने मिन्नतें की कि झाई जी आप खाना शुरू तो करो, पानी पीने तक गिलास मिल जाएगा। खाना तो गिलास में नहीं खाते ना। पर उनकी तो एक ही रट, मेरा गिलास मेरा गिलास। बाबूजी ने उनको डांटा कि गिलास के लिए सारा घर सिर आसमान पर उठा रखा है, गिलास ना हुआ कोई कारों का खजाना हो गया। अब तो वो लगी रोने। पहली बार हमने उनको रोते देखा। बोली, तुम लोगों के लिए वो एक पत्रे का गिलास है, मेरे लिए तो वो मेरा लाहौर है, मेरा वेड़ा है, मेरा पेका अर्थात मायका है। मैं अटकी, मेरा सब कुछ है। वह गिलास मिला फिर? चिल्की ने आंखें गोल करते पूछा। नहीं, खाना भी वैसे ही ढका पड़ा रहा, उन्होंने हाथ नहीं लगाया। शाम तक गिलास मिला नहीं, सो शाम की चाय भी नहीं पी। बेहोश जैसी हो गई, आंखें बंद होने लगी। हम अंदर बाहर ढूंढते रहे। घर के सारे बड़े बच्चे सब गिलास ढूंढने में लगे थे। आखिर गिलास मिला। पानी की पीतल की कुंडी के तले में पड़ा था। किसी बच्चे के हाथ से गिर गया होगा। किसी को ख्याल ही नहीं आया कि वहाँ भी हो सकता है। जैसे ही गिलास मुझे मिला, मैं चिल्लाई, झाई जी आपका गिलास। वो एकदम कोहनी के बल उठ गई। फिर उनकी आंखों में ऐसी चमक आई कि पूछो मत। बोली, जल्दी खाना लगाओ, बड़ी भूख लगी है। उन्होंने खाना दिया तो उन्होंने बहुत तृप्त होकर खाया। रात को एक रोटी खाती थी, 3 रोटियां खाईं, चटखारे ले लेकर सब्जियां खाईं। हम सब खुश। दादी का गिलास जो मिल गया था। बस कहानी ख़त्म? चिल्की ने पूछा। फिर क्या हुआ? सुबह हम बच्चे उठे तो देखा दादी एक हाथ में गिलास छाती से लगाए सो रही हैं और मुस्करा रही हैं। हम सब उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए। देखो देखो, दादी नींद में हंस रही हैं। माँ ने कहा, आज इतनी देर तक कैसे सो रही हैं? सब ने कहा, रात को खाना पेट भर कर खाया ना, इसीलिए मज़े की नींद ले रही हैं। तड़के सबसे पहले उठने वाली दादी अभी तक सो रही थी। बाबूजी ने आकर उन्हें हिलाया तो कांसे का गिलास नीचे गिर गया। दादी मर गई थी। ओह नो,
चिल्की का मुंह खुला का खुला रह गया। मर गई? हाँ, सो सैड है ना दादी, उनको ग्लास नहीं देते तो नहीं मरती ना। चिल्की की आंखें भीगी थीं। शायद, मैंने अपनी दादी को वह मुस्कान याद करते हुए कहा, पर मैं कहना चाहती थी मरती तो वह तब भी, पर तब उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती। वह ग्लास अब कहाँ है दादी? दादी ने कहा था मेरी बिट्टो को दे देना, सो मेरी माँ ने दे दिया था वह ग्लास बुआ को। तो उनके पास है, होना तो चाहिए। मुझे दिखाओगे दादी? अच्छा, मिल गया तो तुझे दिखाऊंगी। वह ग्लास कहाँ मिलने वाला था अब। चिल्की को पूरी कहानी सुनाते हुए एक बात मैंने छिपा ली थी कि दरअसल वह कांसे का एंटीक ग्लास दादाजी का नहीं था, दादी की माँ का था। उसमें उन्हें अपनी माँ का, अपना मायका, अपना लाहौर दिखता था। चिल्की को मैंने बहला दिया था, पर मुझे पता था कि बुआ अपनी बेटियों के पास अमेरिका गईं तो पुराने बर्तन भांडे यहीं छोड़ गईं। पुराने पीतल के बर्तनों के साथ वह कांसे का गिलास भी कोई कबाड़ी आकर ले गया होगा, क्या पता। चिल्की ने ठीक ही कहा था, कांसे के गिलास टूटता नहीं था, पर वह गिलास खो गया था, इसमें शक नहीं। तो यह थी सुधा अरोड़ा जी द्वारा लिखित कहानी कांसे का ग्लास। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।